हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक जबरदस्त मूवी महावूरी पोलिमेरा पार्ट 1 जो कि एक ब्लैक मैजिक पर आधारित है। अगर कोई डायरेक्ट मूवी देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार में अवेलेबल है, देख लीजिए। तो अब कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा गांव में ही कहीं भयानक ब्लैक मैजिक करता रहता है। ये सीन यहीं पे कट होता है। दूसरे सीन में इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है कुमरिया, सब इसको कुमरी बुलाते हैं, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है। इसकी एक बीवी और बेटा भी होता है और इसी तरह से इसके 2 भाई भी होते हैं। एक भाई का नाम है जंगा, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है और पुलिस बनने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरे भाई का नाम है बलजी, जो शादी करके कुमरी के बगल वाले घर में ही रहता है। ये भी ऑटो ड्राइवर होता है, लेकिन ये बंदा शराब बहुत पीता है। ये है इसकी वाइफ रामला, जो हमेशा अपने पति को डांटते रहती है क्योंकि बलजी हमेशा शराब पी के घर आता है और कुछ काम ठीक से नहीं करता। और ये है इस कहानी की मेन लीड कुमरी की बीवी, जिसका नाम है लक्ष्मी। एक दिन जंगा और बलजी सब्जी लाने के लिए साइकिल में जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में इनको कुछ ब्लैक मैजिक का सामान दिख जाता है। इसे देखकर बलजी बहुत डर जाता है और कहता है कि दूसरे रास्ते से चलते हैं। अब इस गांव में पहले से ही अफवाह होती है कि इस गांव में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा होता है और बलजी इस बात को 100% मानता है। लेकिन जंगा पढ़ा लिखा होता है और इन सारी चीजों पे यकीन नहीं करता। फिर भी बलजी के कहने पे दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। अब इस कहानी के मेन लीड कुमरी बहुत मेहनती इंसान होता है। जो भी ऑटो से कमाता है वो रात को लाकर अपने बीवी को दे देता है और इसी तरह थोड़े पैसे भगवान की हुंडी में रखता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस गांव के सरपंच को, जो कि एक घमंडी इंसान होता है। और इसी तरह इस सरपंच की एक रखेल भी होती है। शायद इसकी बीवी नहीं है, लेकिन इसकी बेटी जरूर है। उसी गांव में एक और बंदा भी होता है जो सरपंच बनना चाहता है, वो भी सिर्फ उस औरत को हासिल करने के लिए, और हर वक्त मौके की तलाश में रहता है कि सरपंच को कैसे हराए। और एक दिन कुमरी खाने के लिए बैठता ही है कि तभी कुमरी को एक कॉल आ जाती है। कुमरी फौरन से घबराते हुए उस खाने को छोड़कर अपने घर से बाहर जाने लगता है। इसकी बीवी लक्ष्मी के बुलाने पर भी वो नहीं रुकता। कुमरी फौरन से अपने गाँव के पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ इसके कुछ जानने वाले लोग बैठे रहते हैं। ये लड़की इस गांव में नई है और शहर में पढ़ी लिखी है। एक बंदा अचानक से आकर इन दोनों को ठोक दिया और उल्टा इनको ही डांटने लगता है। इसलिए ये लड़की उस बंदे के ऊपर कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आई है। जब कुमरी बात करने के लिए इंस्पेक्टर के पास आता है, वो बंदा कुमरी को बहुत मारता है। कुमरी रोते हुए इंस्पेक्टर और उस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर माफ कर दीजिए, वो लड़की इस गांव में अभी नई आई है, यहाँ की कल्चर के बारे में उसे नहीं पता। मतलब कुमरी के लोग नीचे जाति के लोग होते हैं। कुमरी के रिक्वेस्ट को सुनकर इंस्पेक्टर वार्निंग देकर उन दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए कुमरी को कहता है। इससे हमें पता चलता है कि कुमरी एक ऐसा इंसान होता है जो किसी को भी मदद की जरूरत हो तो वो भागे चला जाता है। खैर, उसी रात बलजी शराब पीने के लिए शराब के अड्डे के पास जाके बिना सोचे समझे शराब की हालात में वहाँ ऊंची जाति के लोगों से लड़ाई करने लगता है। वो लोग बलजी को उठाकर सरपंच के घर ले जाते हैं और सारी रात उसकी पिटाई करते हैं। ये जानते ही कुमरी भागा भागा सरपंच के घर पहुंच के उससे हाथ जोड़कर पैर पड़ के माफी मांगने ही लगता है कि इतने में बलजी की बीवी रामला वहाँ पर आती है। वो भी माफी मांगने लगती है। उस सरपंच की बुरी नजर पहले से ही रामला पर होती है। मौके का फायदा उठाकर सरपंच रामला से कहता है, चलो तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा, तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हें देखकर, जाओ ले जाओ तुम्हारे पति को। जब रामला अपने पति के पास जा रही होती है, तभी सरपंच कहने लगता है, तुम्हारे पति को मारते वक्त मेरा घर गंदा हो चुका है, तो इससे साफ करके जाना। बेचारी रामला कपड़े की तलाश करती है। तभी सरपंच कहने लगता है कि यहाँ पर कपड़ा नहीं है, तुम अपने पहने हुए साड़ी से ही इसे साफ कर दो। रामला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बेइज्जती का घूंट पीकर वो अपनी साड़ी से साफ कर देती है। उसके बाद कुमरी और रामला बलजी को घर ले जाते हैं। इस तरह की जिंदगी होती है इन लोगों की। हमेशा ऊंची जाति के लोगों से डरकर दबकर रहना पड़ता था। अगर पलटकर कुछ बोला तो इन्हीं का नुकसान होगा। घर आने के बाद बलजी अपनी बीवी रामला से माफी मांग के कसम खा के कहता है, मैं दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। इतने में जग्गा घर आता है और बलजी को देखकर पूछने लगता है कि ये चोटें कैसे लगी तुम्हें। तभी जंगा की भाभी लक्ष्मी झूठ कहती है कि अरे कुछ नहीं, वो बलजी ना कहीं पे गिर गया था, इसलिए उसको चोटें आई हैं। उसके बाद जंगा एक खुशखबरी सुनाता है कि मेरी पुलिस की नौकरी लग चुकी है, वो भी इसी गांव में। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। नौकरी के पहले दिन खुद कुमरी जंगा को छोड़ने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर जंगा को अंदर बुलाकर कहने लगता है कि कुछ तरकारी खरीद कर मेरे घर में देकर आना। ये सुनने के बाद बेचारा जंगा बहुत अपसेट हो जाता है। जंगा ने सोचा था कि उसको एक अच्छा सा केस मिलेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन करके उस केस को सॉल्व करेगा।
लेकिन उसको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। जंगा तरकारी लेकर जाते वक्त तभी जंगा के पिदनाना कॉल करके कहने लगते हैं कि जंगा मेरी बात ध्यान से सुनो, कुमारी की जान को खतरा है, उस पर थोड़ा तुम नजर रखना, उसके ग्रहण ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना उसकी। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सरपंच की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये खबर सुनने के बाद बलजी बहुत खुश हो जाता है, फौरन दौड़ते हुए कुमारी के पास जाता है और उसको ये खबर सुनाता है। लेकिन कुमारी इस बात से खुश नहीं होता, बल्कि बलजी को कहता है उसके जाने से बेचारी उसकी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा। इस बात से बलजी मन ही मन में सोचता है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन जब जंगा पुलिस स्टेशन में होता है तभी उसकी भाभी उसको कॉल करके उसके घर बुलाती है। घर आने के बाद भाभी जंगा से कहती है कि कुमारी कल रात से घर नहीं आया और कॉल भी नहीं लग रही है। ये बात सुनकर उसको पेदनाना की बात याद आती है। तब जंगा कंप्लेंट रजिस्टर करवा के फौरन अपने भाई कुमारी को ढूंढने लगता है। इसी दरमियान में जंगा और बलजी ये दोनों ये कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। उस कब्रिस्तान में इन दोनों को 2 जले हुए कंकाल नजर आते हैं। उसके बाद ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है कि जंगा के गांव में ये अफवाह है कि वहां पर ब्लैक मैजिक होता है और उसी तरह वो दूसरा कंकाल हो सकता है कि कुमारी का ही हो, कुमारी ने किसी को मार दिया हो। इसके बाद सीन कुमारी को मारने के 1 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है कविता, जो फिलहाल 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। कविता का हस्बैंड कविता की बहुत केयरिंग करने लगता है। इसी दरमियान अचानक से कविता की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कविता की स्कैनिंग करने के बाद वो डॉक्टर कविता की फैमिली से कहने लगता है कि कविता का मिसकैरेज हो गया है और उसकी बॉडी पर अजीब से रैशेस और एलर्जी है। ये डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है कि कविता को क्या बीमारी है। अचानक से कविता का मिसकैरेज कैसे हो गया। उसके बाद कविता का बड़ा भाई, माँ और कविता का हस्बैंड एक स्वामी जी के पास जाते हैं। सब स्टोरी सुनकर और कविता की फोटोज देखने के बाद स्वामी कहता है कि कविता पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ये खतरनाक ब्लैक मैजिक लोगों को मारने के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ कॉल आता है कि कविता मर चुकी है। ये सुनने के बाद स्वामी जी रमेश को साइड में बुलाकर उससे कहने लगता है, देखो रमेश, इस ब्लैक मैजिक में 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है विक्टिम को मारने का और आखिरी स्टेप है जिसने ब्लैक मैजिक किया वो खुद अपनी जान को बचाने के लिए कविता के कब्र पर आकर वहाँ पर एक रस्म यानी कि ब्लैक मैजिक करेगा। जब तुम लोग कविता को जला दोगे उसके बाद कविता के कब्र के आसपास ऑब्जर्व करना, अगर वहाँ पर आकर कोई पूजा पाठ करता है, अगर ऐसा किसी ने किया तो वही कविता के ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है। इसके बाद कविता के फैमिली मेंबर्स कविता का अंतिम संस्कार करते हैं। उसी शमशान में लाशों को चिता देने वाला मल्ली नाम का एक बंदा रहता है। रमेश मल्ली को पैसे देकर उससे कहता है कि मल्ली, हम इस गली के आसपास ही रहेंगे, हमारे जाने के बाद अगर कोई भी बंदा कविता के कब्र के पास आया तो हमें फौरन मैसेज या कॉल कर दो। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। उसी रात कुमारी अपने घर आता है। रात का खाना खाने के बाद कुमारी हमेशा की तरह हल्का होने के लिए खेत की तरफ जाता है और उसी रास्ते में हर रोज कुमारी मल्ली से बातें करता रहता है। तो इस बार भी एज यूजुअली कुमारी मल्ली से बात करने के लिए उसके पास आके मरने वाले का नाम वगैरह पूछने लगता है और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मल्ली को माचिस पूछने लगता है। इसी बातों ही बातों में फौरन रमेश वहाँ पर आ जाता है। रमेश मल्ली से कहने लगता है कि मल्ली पकड़ो साले को। मल्ली फौरन से कुमारी को पकड़ने लगता है। बेचारे कुमारी को यह समझ में ही नहीं आता है कि मल्ली उसको क्यों पकड़ रहा है और वो बंदा कौन है। रमेश फौरन कुमारी के पास आता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। कुमारी और रमेश के दौरान बहुत मारपीट चलता है। इसी हाथापाई को देखकर मल्ली बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। हाथापाई के दौरान कुमारी गलती से कविता के जलते हुए चिते में गिर जाता है। कुमारी की बॉडी में ऑलरेडी पेट्रोल होने के कारण उसे आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रमेश का भाई और कविता का हस्बैंड आ जाते हैं। कुमारी को जलता देखकर ये तीनों वहाँ पड़ी लकड़ियों से कुमारी को मार मार के उसी चिता में मरने के लिए छोड़ के फाइनली उसे मार देते हैं। अब सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। कुमारी की बात न्यूज चैनल पे फैल चुकी होती है। इंस्पेक्टर कुमारी की फैमिली यानी कि जंगा और लक्ष्मी को बुलाकर रमेश और उसके भाई से समझौता करने के लिए कहता है। रमेश कुमारी की वाइफ लक्ष्मी को इस मामले को दबाने के लिए और मीडिया के सामने कुछ ना कहने के लिए
50,000 रुपए देता है। उसके बाद से जंगा रमेश को हर जगह फॉलो करने लगता है और रात होने के बाद अकेले रमेश को देखकर उसको बहुत मारने पीटने लगता है और रमेश से सवाल करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा। रमेश कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे बहन पर काला जादू किया था, उस दिन वो मेरे बहन के कब्र के पास आया था। जंगा सवाल करने लगता है, क्या तुमने देखा मेरे भाई को ब्लैक मैजिक करते हुए? मेरा भाई तो तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं है, किसने बताया तुमको ऐसा? रमेश कहने लगता है, जब कुमारी कविता के कब्र के पास आया था मल्ली ने उसे दबोच लिया। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने उसको काला जादू करते हुए नहीं देखा, शक के मारे हमने उसको मार दिया। ये सुन के बेचारा जंगा बहुत टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि क्या शक के मारे तुमने एक इंसान को मार दिया? फिर रमेश कहने लगता है कि देखो, तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले लो, मुंह पे फेंक दूंगा, लेकिन इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। खैर, सुबह जंगा अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, कुछ पुराने इंसिडेंट्स को गैदर करता है और एक लायर की मदद से रमेश और उसके भाई के ऊपर केस कर देता है। कोर्ट में आने के बाद जंगा जज के सामने कुछ इंसिडेंट्स रखता है कि किस तरह से दूसरे गांव में काला जादू को लेकर सिर्फ शक की वजह से लोगों की जाने गई है। कुछ गांव में घरें जला देते हैं और औरतों को भी जिंदा जला देती है सिर्फ शक की वजह से। और इसी तरह रमेश और सुरेश ने भी कुमारी को सिर्फ शक के बलबूते पर मार दिया। उनमें से किसी ने भी कुमारी को ब्लैक मैजिक करते हुए नहीं देखा। ये सुनने के बाद रमेश और जंगा कोर्ट में लड़ने लगते। देखकर जज इस केस को पोस्टपोन करता है। जब जंगा ने अपने भाई की केस को कोर्ट तक लेके गया तो सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो जाती है कि आजकल अंधविश्वास किस हद तक बढ़ चुकी है। जंगा मीडिया से कहता है कि जिस तरह अंधविश्वास की वजह से मेरे भाई कुमारी की मौत हुई है, अगली बार किसी भी गांव में ऐसा इंसिडेंट पेश न आए, इसीलिए जंगा ने इस केस को लड़ने का सोचा। उसके बाद जंगा अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, काफी सारे लोगों से जाकर मिलता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है। रमेश का लायर जज से कहने लगता है कि मेरे क्लाइंट रमेश को कुमरैया कौन है, वो कैसा दिखता है, ये तक नहीं पता, ये इल्जाम सारा झूठा है। किसी ने कुमरैया को मार के उसे कविता की चिता में फेंक दिया और ये लोग सोच रहे हैं कि रमेश ने कुमरैया को मार दिया। अगर ऐसा है तो कोई तो सबूत होगा, उसे दिखाइए। ये सब सुनने के बाद जब फाइनली जज इस केस का फैसला करने ही वाला होता है, तभी जंगा जज साहब से कहने लगता है कि रुकिए जज साहब, आपका फैसला सुनाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये केस विथड्रॉ कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सारे लोग उनके होश उड़ जाते हैं। मतलब कल तक जंगा अपने भाई के लिए लड़ रहा था, जंगा की फैमिली को इंसाफ चाहिए था, लेकिन आज अचानक से केस को विथड्रॉ कर रहा है। इसके बाद जंगा जज से कहता है कि सर, मेरे भाई की मौत एक अंधविश्वास की वजह से हुई है, हो सके तो आप ऐसा एक सिस्टम लाइए कि इस देश से अंधविश्वास मिट जाए। उसके बाद जंगा अपने घर आकर खाना खाने लगता है। जंगा को देखकर बलजी और लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों जंगा को बहुत डांटने लगते हैं और यहाँ से एक के बाद एक ट्विस्ट हमारे सामने आने लगते हैं। सीन फिर से थोड़ा फ्लैशबैक जाता है, जहाँ पर जंगा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जंगा अपने भाभी से सवाल करने लगता है कि जिस दिन भाई की मौत हुई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। डिटेल में जंगा को बताने के लिए कहता है। लक्ष्मी कहने लगती है कि उस दिन एज यूजुअल तुम्हारे भाई ने घर आकर मेरे हाथ में पैसे रख दिया और कुछ पैसे हुंडी में डाल रहा था, तभी मैंने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था। पूछा तो कहा कि छोटी सी चोट है, कुछ नहीं। मैंने भी उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जंगा को कुमारी के हाथों से कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और जंगा उस ब्लड को हॉस्पिटल में टेस्ट करवाता है और टेस्ट करवाने के बाद जंगा को ये बात पता चलती है कि ये ब्लड किसी इंसान का नहीं बल्कि एक गाय के बच्चे का है। उसके बाद जंगा कविता के कुछ फोटोज लेकर किसी स्वामी जी से मिलता है। वो तस्वीरें देखने के बाद स्वामी जी जंगा से कहने लगता है, इस लड़की के साथ किसी ने रेणुका अवतार किया है, ये बहुत ही डेंजरस काला जादू होता है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इसको कर सकते हैं। जंगा सवाल करने लगता है कि स्वामी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं? स्वामी कहता है कि इस तरह के ब्लैक मैजिक को करने के लिए विक्टिम का हेयर, विक्टिम का कपड़े का टुकड़ा और उसके पैर की मिट्टी होना चाहिए। इन 3 चीजों को मिलाकर एक डॉल बनाते हैं और वो डॉल एक अंतड़ी के ऊपर रखते हैं और वो अंतड़ी नवजात शिशु की होनी चाहिए। रात के अंधेरे में बैठकर इस काला जादू को किया जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में जो हमको काला जादू का सीन दिखाया जाता है वो यही है और उस वक्त ब्लैक मैजिक को करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि कुमरैया ही होता है। एक दिन कुमरैया ने एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प किया था, उसे अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसी बहाने से एक नर्स को पैसे देकर नवजात शिशु की अंतड़ी को हासिल कर लिया। उसके बाद कुमारी ने एक गाय के बच्चे को बलि दिया। मतलब इस तरह से स्वामी जी जंगा को
बताते रहता है और यहाँ तक पहला स्टेप खत्म होता है। जब विक्टिम मर जाता है उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है जिसमें अपने आप को बचाना होता है। ये ब्लैक मैजिक विक्टिम के चिता के पास ही करना चाहिए। इसको करते समय ब्लैक मैजिक करने वाला अपने चप्पल नहीं पहनना चाहिए, उसको दूसरों की चप्पल पहनना चाहिए। जब कुमरी हल्का होने जा रहा था उस दिन कुमरी के चप्पल नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए कुमरी ने बलजी के चप्पल पहन लिया था। जब विक्टिम की लाश जल रही होती है उसी वक्त एक क्रिया करनी चाहिए और वो भी नंगा होकर, तब जाके जिसने ब्लैक मैजिक किया हो उसकी जान बच सकती है। ये होने के बाद 10 दिनों तक कुछ परहेज करना चाहिए, जैसे अपने पति के साथ मिलन नहीं करना चाहिए, हमेशा एक नींबू घर के दरवाजे पर लटकाना चाहिए और भी कई सारे नियम होते हैं। मतलब इस तरह से जंगा लक्ष्मी और बलजी को ये सारे बातें बताने लगता है। उसके बाद हमारे सामने पास में एक्चुअली क्या हुआ वो दिखाने लगते हैं। जब कुमरी डिनर करने के बाद वॉशरूम जाने के लिए चप्पल ढूंढ रहा था, जब उसके चप्पल वहीं पे थे, लेकिन कुमरैया अपने चप्पल को साइड में फेंककर उसने बलजी के चप्पल पहन लिया। उसके बाद कुमरी ने अपने ऑटो में ऑलरेडी कुछ सामग्री रखी होती है, उसको लेकर कविता के चिता के पास रख देता है। उसके बाद कुमरी मल्ली के पास आकर कहने लगता है, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आधे घंटे तक इस जगह पर नजर रखना और देखना कि यहाँ पर कोई भी नहीं आए। मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मल्ली भी पैसों के लालच में आकर मान जाता है। उसके बाद कुमरी नंगा होकर कविता के चिता के पास काला जादू करने लगता है। ये देखकर मल्ली के तो होश उड़ जाते हैं। बेचारा मल्ली डर के मारे रमेश को मैसेज कर देता है। ये मैसेज देखने के बाद रमेश फौरन वहाँ पर आता है। वहाँ पर आकर रमेश कुमरी पर पेट्रोल डालता है। उनके बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान कुमरैया गलती से कविता की चिता में जाके गिरता है। उसकी बॉडी पे पेट्रोल होने के कारण बॉडी को आग लग जाती है। अब जंगा ये सब कुछ बलजी और लक्ष्मी को बताने लगता है, लेकिन ये दोनों जंगा के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जब जंगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब जंगा को उसी कब्रिस्तान में मल्ली का फोन मिला था। मतलब उस हाथापाई के दौरान मल्ली ने अपने फोन को साइड पे फेंककर वहाँ से भाग चुका था। जंगा उस फोन को रिपेयर करवाता है और फोन ठीक होने के बाद उसमें चेक करते वक्त जंगा को उसका बड़ा भाई कुमरैया नजर आता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। ये वीडियो जंगा बलजी और लक्ष्मी को दिखाता है। उसके बाद जंगा इन दोनों को अपने बड़े भाई की बचपन की कहानी को सुनाता है। स्कूल डे से ही कुमरी कविता को जानता था। कुमरी और कविता बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे। जब ये दोनों कहीं पे अकेले मिल रहे थे तब कविता के चाचा उन दोनों को देख लेता है। डर के मारे कविता अपने चाचा से कहती है कि कुमरी ने ही जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लाया और सारा इल्जाम कुमरी पे डाल देती है। कविता के घर वालों ने कुमरी को बहुत मारा पीटा और उसे स्कूल से भी निकाल दिया। जब कुमरी के पेदनाना को ये बात पता चलती है तो वो कुमरी को अपने साथ ले जाकर उसको दिलासा देकर उसे ब्लैक मैजिक सिखाता है, क्योंकि कुमरी के पेदनाना को ऑलरेडी ब्लैक मैजिक आती है। उसके बाद बहुत सालों के बाद कुमरी ने अपने गांव में कविता को देखा जो अपने पति के साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। कविता को खुश हुआ देखकर कुमरी को रहा नहीं गया। कुमरी को अपने पुराने दिनों वाला प्यार याद आ जाता है। उसके बाद कुमरी ने कविता के रिलेटेड कुछ सामान, मतलब उसका कपड़ा, बाल और पैरों की मिट्टी, उसके बाद ब्लैक मैजिक करके कविता को मार दिया। उसके बाद जंगा बलजी और लक्ष्मी से कहता है कुमरी ने सिर्फ कविता को ही नहीं मारा, इस गांव में जो जो घटनाएं हुई उसके पीछे कुमरी का ही हाथ है। यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि कुमरैया अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं। उस दिन हाथापाई के दौरान चिता में कुमरी नहीं बल्कि मल्ली गिर गया था और सारे लोगों की नजरों से बचकर कुमरी वहाँ से भाग गया। रमेश और उसके भाई को ये नहीं पता और वो सोच रहे थे कि जलने वाला कुमरी ही था, इसलिए उसको आग में मार मार कर मार दिया। और जब जंगा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कब्रिस्तान में जंगा को कुछ दांत मिले थे। उन दांतों का डीएनए टेस्ट करने पर जंगा को ये बात पता चलती है कि दांत कुमरी के नहीं बल्कि मल्ली के है। अब जंगा पुलिस वाला है, वो कहता है कि सिस्टम हर एक के लिए एक ही होता है, मैं कुमरी को ढूंढकर उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहकर जंगा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन फिर से कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है केरला में, जहाँ पर कुमरी नजर आता है जो किसी होटल में काम करता है और यहाँ पर हम कुमरी के साथ कविता को भी देखते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का पार्ट 1 का दी एंड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ये मूवी देखने के बाद हमारे मन में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि कुमरी कविता के साथ केरला कैसे गया और उस दिन जंगा कुमरी को पकड़ने के लिए गया था, उसका क्या हुआ? चिता में जलने वाली कविता नहीं थी तो और कौन थी? क्या सच में कुमरी ब्लैक मैजिक कर रहा था? क्या ब्लैक मैजिक की वजह से ही गांव में और भी मौतें होने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।